नमस्कार। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.1 एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज 10.1। देखिए, इस फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए हमें यदि वेक्टर्स का बेसिक पता हो और उसके टाइप्स के बारे में हमें मालूम हो तो हम इस एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इस क्वेश्चंस को यदि हम ध्यान से देखें तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि इसमें बोल रहा है कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली, मतलब एक ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। हमें मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इस वेक्टर को एज अ ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मतलब एक डायग्राम बनाना है। और डायग्राम किसका बनाना है? इस डिस्प्लेसमेंट का। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्वेश्चंस में देके रखा है कि 40 किलोमीटर उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन भी शो कर रहा है। डायरेक्शन कैसा है? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बहुत ही सिंपल सा है। डायरेक्शन के बारे में बोल रहा है तो इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले क्या करेंगे? सॉल्यूशन में देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के डायरेक्शन बनाएंगे। तो ये हमें बचपन से याद है कि एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन में इधर वाला डायरेक्शन ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है और इधर वाला वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। और इसके वर्टिकली एक लाइन होती है, इसमें इस अपर साइड में नॉर्थ एंड इधर साउथ रिप्रेजेंट होता है। तो इस तरह से सबसे पहले डायरेक्शन को शो करने वाला फिगर तैयार कर लेंगे और उसके बाद अब इस डिस्प्लेसमेंट को इसमें दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है? देखिए, जिस डिस्प्लेसमेंट को हम दिखाना चाहते हैं उसका मैग्नीट्यूड 40 किलोमीटर है, तो हमें यहाँ स्केल ऐसे लेना है जिससे हम 40 किलोमीटर दिखा सकें। यदि हम यहाँ 1 2 3 4 5 इमेजिंग करके चलेंगे तो फिर इसके लिए बहुत लंबी चौड़ी लाइन बनानी पड़ेगी। और यदि हम यहाँ पर एक स्केल ले लें 10-10 का या 20-20 का तो थोड़ा सा ये छोटा हो जाएगा। तो 20 लेंगे, कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 10-10 का स्केल ले करके फिर इस 40 किलोमीटर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्केल कितना ले रहे हैं? 10 का। तो इसको मेंशन कर देते हैं इधर। स्केल कितने का लिया? 10 का। अब उसके बाद इसी में वेक्टर को दिखाने के लिए हम देख रहे हैं डायरेक्शन कैसा देके रखा है। तो डायरेक्शन क्या बोल रहा है? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ये देखिए नॉर्थ है, इस नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री पर डायरेक्शन बन रहा है। मतलब एक ऐसा यहां पर रेड ड्रॉ करेंगे जो इस नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री एंगल बनाता हुआ जाएगा। एक रेड ड्रॉ करेंगे। तो रेड ड्रॉ करने के लिए देखिए यहाँ पर ये जो सेंटर है इसको एज अ ओरिजिन के रूप में ओके द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ से एक ऐसा रे ड्रॉ करेंगे जो इससे 30 डिग्री का एंगल बनाता हुआ जाएगा। तो इस तरह से इसको ड्रॉ कर देंगे और फिर इधर इसको एंगल बता देंगे। यहाँ पर बनने वाला एंगल 30 डिग्री है और इसमें जो हमने स्केल लेके रखी है एक इसका टर्मिनल पॉइंट दिखा देंगे और इसका नाम रख देंगे P। इस तरह से इस O से P तक यह डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड भी यहाँ पर लिख दें 40 किलोमीटर। यह ओरिजिन से इधर इस टर्मिनल पॉइंट तक रिप्रेजेंट होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा और यह बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा है। आप देख रहे होंगे कितना आसान है। अब आइए इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व करते हैं।
अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन कहता है इस एक्सरसाइज का कि क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। मतलब कह रहा है कि यहाँ पर जो ये मेजर्स देके रखा है इन्हें हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्केलर्स क्वांटिटी है और कौन कौन से वेक्टर्स क्वांटिटी है। देखिए क्वेश्चंस को यदि हम ध्यान से देखें तो हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर जो ये फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया गया है तो इसमें फिजिकल क्वांटिटी नहीं दिया है, फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और उनका यूनिट देके रखा है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट में देख रखा है 10 किलोग्राम, सेकेंड में देख रहा है 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट। इसी तरह से सारी फिजिकल क्वांटिटीज लिखी गई है और उनका मेजर्स लिखा गया है। तो हमें बताना है कि ये फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर्स है कि स्केलर्स है। तो आइए एक एक करके देखते हैं किसको वेक्टर्स बोलेंगे और किसको स्केलर। देखिए फर्स्ट लिखा है 10 किलोग्राम। इनके क्वेश्चंस हम आसानी से बता सकते हैं यदि हमें यह पता हो जाएगा कि जो यहां पर ये क्वांटिटी और उनका यूनिट देके रखा है वो किस फिजिकल क्वांटिटी के हैं। यदि हमें वो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मालूम पड़ जाएगा तो हम इनका आंसर आसानी से बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस वाले ने हमें फिजिकल क्वांटिटी के नाम नहीं दिया है, उनका मेजर्स देके रखा है। तो मेजर्स को देख देख करके हमें बताना रहेगा कि किसको क्या बोलेंगे, कौन से स्केलर और कौन से वेक्टर। फर्स्ट में लिखा है 10 kg, 10 किलोग्राम। देखिए 10 किलोग्राम हमें स्पष्ट है कि 10 किलोग्राम यदि हमें किसी का वजन बताना हो तो वजन बताने के लिए किसी डायरेक्शन की नीड या डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये जो मेजर से देके रखा है यह स्केलर का है, स्केलर क्वांटिटी। सेकंड की बात करें, देखिए सेकंड में लिखा है 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट। देखिए इसमें 2 मीटर्स लिखा है तो मीटर से हमें मालूम पड़ रहा है कि यहां पर मीटर्स मतलब कुछ एक प्लेस से दूसरे प्लेस की वैल्यू देके बता रहा है कि वो कितनी डिस्टेंस पर है, कितने दूरी पर है। तो डिस्टेंस का यदि हम नाम लेते हैं तो डिस्टेंस के बारे में हमें पता है कि इसको बताने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए रहता है और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है। बट यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मेजर्स के साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देके रखा है। यदि डायरेक्शन दे दिया है तो यह सेकंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर क्वांटिटी को। तो इसको लिखेंगे सेकंड को, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड की बात करते हैं। देखिए थर्ड में क्या लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल सा थर्ड लिखा है 40 डिग्री। अब डिग्री के बारे में हमें पता है कि यह टेम्परेचर को शो कर रहा है। अब टेम्परेचर को बताने के लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब यह भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, थर्ड 40 डिग्री, यह स्केलर क्वांटिटी। फिर फोर्थ की बात करें, देखिए फोर्थ में लिखा है 40 वाट। अब 40 वाट ये किसका मेजर्स है ये हमें पता होना चाहिए। यदि हमें इसका जो ये यूनिट देके रखा है यह यूनिट किस फिजिकल क्वांटिटी का है, यदि हमें ये पता होगा तो हम कह देंगे कि इसको स्केलर या फिर वेक्टर। तो 40 वाट किसके बारे में बता रहा है, यह पावर का मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट देके रखा है। देखिए पावर को रिप्रेजेंट करना हो तो पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए रहेगा। आपके अंदर कितना पावर है उसको आप किसी डायरेक्शन में नहीं बताएंगे कि मेरे पास इस डायरेक्शन में इतना पावर है, इस डायरेक्शन में इतना पावर है। तो आप समझ गए होंगे कि ये फोर्थ नंबर भी स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद फिफ्थ की बात करें, देखिए फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है, फिफ्थ में देखिए 10 टू द पावर -19 कूलाम। तो 10 टू द पावर -19 कूलाम। अब ये कूलाम जो लिखा है ये किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, तो हमें पता है कि यह कूलाम जो होता है यह चार्ज का यूनिट है, चार्ज। तो चार्ज के बारे में हमने छोटे क्लासेस में सीखा है कि चार्ज को भी रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए होता है। क्या हम अपने घर पे मोबाइल्स को या अदर्स इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए किसी डायरेक्शन में वर्क करते हैं कि वह इस डायरेक्शन में चार्ज होगा? तो स्पष्ट है ये भी कैसी क्वांटिटी, बहुत ही सिंपल सा, ये भी स्केलर क्वांटिटी है।
अब देखिए नेक्स्ट 6 नंबर की बात करें, 6 में लिखा हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि यह जो यूनिट दे के रखा है यह किस फिजिकल क्वांटिटी का है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यह रिप्रेजेंट करता है एक्सीलरेशन को, और एक्सीलरेशन किससे बनता है, यह बनता है वेलोसिटी से, और वेलोसिटी किससे बनता है, डिस्प्लेसमेंट से। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में अभी हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, यह वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है, और डिस्प्लेसमेंट पे ही यदि एक स्टेप वर्क किया जाए, एक स्टेप चेंज किया जाए तो फिर तैयार होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी में फिर वापस से यदि कुछ एक स्टेप वर्क कर दिया जाए तो तैयार हो जाता है एक्सीलरेशन। तो यह एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यह कैसी क्वांटिटी है, यह वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। मतलब यहां पर लिखे गए ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इन्हें हमें बताना है कि इनमें से कौन से स्केलर है और कौन से वेक्टर है। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा है, हमने पहले इसके बारे में सीखा है और कुछ एग्जाम्पल्स को भी देखा था कि किसको स्केलर किसको वेक्टर बोलते हैं, तो इनका आंसर हम आसानी से बता सकते हैं। फर्स्ट में लिखा है टाइम पीरियड। थोड़ा सा सोचेंगे हम कि जो यहाँ पर ये फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हैं जिनको रिप्रेजेंट करने में क्या डायरेक्शन लगेगा कि केवल मैग्नीट्यूड से काम हो जाएगा। जिसमें केवल मैग्नीट्यूड से काम हो जाएगा वो सभी स्केलर क्वांटिटी में आ जाएंगे, और जिनके रिप्रेजेंटेशन में डायरेक्शन भी साथ में रहेगा तो वो वेक्टर में आ जाएंगी। जैसे फर्स्ट में देखते हैं, हम लिखा हुआ है टाइम पीरियड। सोचिए कि क्या टाइम को बताने के लिए डायरेक्शन, कभी किसी से टाइम पूछते हुए हमने डायरेक्शन पूछा या फिर उसने डायरेक्शन बताया, नहीं। तो फिर इस तरह से जो फर्स्ट है यह कैसी क्वांटिटी कहलाएगी, स्केलर। देखिए इसके बाद सेकेंड में क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस के बारे में हम जानते हैं कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसको भी बता देंगे कि यह स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद देखिए थर्ड में लिखा हुआ है फोर्स का एग्जाम्पल भी हमने वेक्टर को सीखते समय देखा था कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी, देखिए हमने सीखा है कि फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होता है। इसके बाद देखिए फोर्थ में लिखा है वेलोसिटी के बारे में भी हम जानते हैं कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद देखिए फिफ्थ में लिखा है वर्क डन। अब देखिए वर्क कोई सा भी काम करना, तो किसी भी काम को जब हम कंप्लीट कर चुके होते हैं या फिर जब किसी काम को कंप्लीट किया जाता है तो उसमें डायरेक्शन शो नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। ये बात और जान लीजिए आप कि जो वर्क होता है वह दो वेक्टर क्वांटिटी से मिलकर के बनता है, लेकिन वह कन्वर्ट किस में हो जाता है, स्केलर में। इसके बारे में आगे चल करके इसी चैप्टर में सीखेंगे कि कैसे वर्क किस तरह से दो वेक्टर को मिला करके स्केलर बनता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इन फिगर 10.6 आई स्क्वायर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। क्वेश्चन से कह रहा है कि एक फिगर डायग्राम बना हुआ है और इस डायग्राम के बारे में बता रहा है कि यह एक स्क्वायर है, तो इस फिगर को स्क्वायर बोलेंगे। और साथ में क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ये फिगर दे रखा है स्क्वायर के फॉर्म में, इनमें से हमें इस फिगर को देख करके हमें बताना है कि इनमें से जो ये वेक्टर्स लिखे हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स लिखे हुए हैं, तो इनमें से कौन सा वेक्टर किस में कौन सा आएगा। मतलब कहने का हमें बताना है कि को इनिशियल वेक्टर इसमें से कौन से होंगे, इक्वल वेक्टर्स इनमें से किसको बोला जाएगा, और कोलिनियर वेक्टर जो इक्वल नहीं हो उन्हें इसमें किसको कहा जाएगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट की, को इनिशियल वेक्टर। देखिए डायग्राम में देखिए आपको इनिशियल वेक्टर के बारे में, डायग्राम में देखिए यदि हम
टाइप्स ऑफ वेक्टर का ये वीडियो अच्छे से सीख लिया होगा तो हम इनके आंसर बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। देखिए को इनिशियल वेक्टर्स के बारे में हम जानते हैं कि ऐसे वेक्टर्स को इनिशियल कहलाते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। इसमें ढूंढिए ऐसा कौन सा वेक्टर है जिसका इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। ऐसे कौन कौन से वेक्टर हैं तो आप डायग्राम में देखिए, ये जो वेक्टर ए लिखा हुआ है इसका स्टार्टिंग पॉइंट इधर है, इस वेक्टर डी को देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट इधर है, तो इन दोनों वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट एक जैसा है तो ए और डी दोनों को इनिशियल वेक्टर्स कहे जाएंगे। बी की बात करें तो बी का इनिशियल पॉइंट ये सिंगल अकेला इसी का एक ही इनिशियल पॉइंट है, और सी की बात करें तो इधर है। तो इस तरह से ए और डी दोनों क्या कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर। तो यहां पर लिखेंगे वेक्टर ए एंड वेक्टर डी आर को इनिशियल। अब इसके बाद सेकेंड देखिए इक्वल। देखिए इक्वल वेक्टर्स के बारे में हम जानते हैं कि ऐसे वेक्टर्स इक्वल कहलाते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो और साथ में वो आपस में पैरेलल हो। तो पहली बात करते हैं ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। डायग्राम में देखिए आप, तो डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं कि इन सभी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम ही है, क्योंकि यह स्क्वायर है और स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब ये सभी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड सेम, ये भी मैग्नीट्यूड सेम है। अब इसके बाद दूसरी क्वांटिटी देखते हैं हम कि क्या ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है कि नहीं। तो आप जानते हैं कि स्क्वायर में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं, तो दूसरी कंडीशन भी ये सारे वेक्टर्स अपोजिट वाले सेटिस्फाइड करते हैं। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं कि उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो देखिए इसमें से ऐसे कौन कौन से वेक्टर्स हैं जिनका डायरेक्शन सेम है। तो आप देख रहे हैं ए वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, इसका इधर है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है और दोनों आपस में पैरेलल हैं, बट डायरेक्शन डिफरेंट हो गया, इसलिए दोनों इक्वल नहीं है। इनमें देखिए इन दोनों वेक्टर्स को, तो वेक्टर डी का डायरेक्शन इधर है और इसका भी डायरेक्शन इधर है, तो इस तरह से वेक्टर बी एंड डी ये दोनों इक्वल वेक्टर्स कहे जाएंगे। तो लिखेंगे यहां पर वेक्टर बी एंड वेक्टर डी आर इक्वल। अब इसके बाद थर्ड की बात करते हैं। देखिए थर्ड में क्या लिखा है, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए कोलिनियर के बारे में हम जानते हैं ऐसे वेक्टर कोलिनियर कहलाते हैं जो पैरेलल होते हैं। पैरेलल तो सारे इक्वल वेक्टर्स कोलिनियर तो होंगे ही होंगे, ये तो सिंपल सा है, मतलब बी और डी ये दोनों कोलिनियर हैं। बट क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि हमें केवल कोलिनियर बताना है और वो इक्वल नहीं होने चाहिए, मतलब बी और डी ये तो इसके अंतर्गत आएंगे नहीं। तो बी और डी को हम देखें नहीं, ए और सी को देखें। तो ए को देखिए आप, ये वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल है, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, तो ये दोनों इक्वल तो होंगे नहीं, बट ये पैरेलल है, इसलिए दोनों कोलिनियर कहे जाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे वेक्टर ए एंड वेक्टर सी आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर ये भी है लेकिन ये इक्वल में आते हैं। क्वेश्चंस कहता है इक्वल वाला नहीं, केवल कोलिनियर हमें बताना है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इस एक्सरसाइज में आखिरी क्वेश्चंस है ट्रू एंड फॉल्स बताने के लिए। आइए उसको भी एक एक करके देख लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। इनमें से हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। देखिए फर्स्ट में कहता है कि वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर ए आर कोलिनियर। कह रहा है कि ये दोनों वेक्टर क्या कोलिनियर है कि नहीं। तो देखिए ये जो दोनों वेक्टर दिए हैं ये निगेटिव या फिर अपोजिट वेक्टर कहलाते हैं। और हम निगेटिव वेक्टर के बारे में जानते हैं, सीखा है कि ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो। मतलब यदि ये वेक्टर फर्स्ट वाला इधर आ रहा होगा
तो ये माइनस ए वाला वेक्टर जो होगा वह या तो यही हो सकता है मैग्नीट्यूड लेकर के इस डायरेक्शन में, या फिर कोई दूसरा वेक्टर इस तरह से होगा। तो जब इनका डायरेक्शन केवल बदलेगा और डायरेक्शन कैसे बदलेगा, अपोजिट, तो इस तरह से ये वेक्टर आपस में पैरेलल हो जाएंगे, तो यह स्टेटमेंट ट्रू होगा। नेगेटिव वेक्टर हमेशा कोलिनियर होते हैं, तो इस स्टेटमेंट को क्या लिखेंगे, ट्रू। सेकेंड कहता है टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्वेश्चंस कह रहा है कि कोई से भी दो कोलिनियर वेक्टर्स हो, इन्हीं को आप कोलिनियर वेक्टर्स ले लीजिए, वो हमेशा इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्वेश्चंस कह रहा है कि दोनों आपस में मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं। देखिए कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में हम जानते हैं कि ऐसे वेक्टर कोलिनियर कहलाते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हो, डायरेक्शन कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, लेकिन तब भी ये कोलिनियर कहलाएंगे। लेकिन क्वेश्चंस कहता है कि हमेशा मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। इस तरह से यह स्टेटमेंट गलत होगा। कभी कभी जो है वेक्टर्स कोलिनियर मैग्नीट्यूड इक्वल वाले हो सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होते हैं, ऑलवेज इक्वल, गलत, तो इसको लिखा फॉल्स। थर्ड की बात करते हैं, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। क्वेश्चंस कहता है कि ऐसे कोई से भी दो वेक्टर्स जो मैग्नीट्यूड जिनका सेम हो तो आर कोलिनियर, कहता है कि दोनों कोलिनियर होंगे। ये भी बात गलत होगी। क्यों? देखिए एक वेक्टर ऐसा है, सपोज कीजिए इसका डायरेक्शन इधर गया और इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और मैग्नीट्यूड इसका वही है जो इस वेक्टर का है और इसका डायरेक्शन इधर है। तो आप देखिए ये वेक्टर इधर, ये वेक्टर इधर, सेम मैग्नीट्यूड के हैं बट डायरेक्शन अलग अलग हो गया, तो इनको हम कोलिनियर नहीं बोल सकते हैं, ये कोलिनियर नहीं कहलाएंगे, तो यह भी स्टेटमेंट फॉल्स होगा। आखिरी देखिए फोर्थ वाला, इस फोर्थ वाले को आप खुद ट्रू है कि फॉल्स है आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हर स्टूडेंट्स का, हर बच्चे का, हर दोस्तों का कमेंट्स देखता हूं, पढ़ता हूं और उसका जवाब भी देता हूं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसका आंसर आप कमेंट्स में बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि यह एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। जय हिंद।